जय हिंद कैडेट्स। आज फिर मैं आपको बताता हूँ PYQ पैटर्न इस चैनल का नाम होगा। और इसमें मैं आपको CDS 1 2026 को जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन 30 तक मैं करा दिया था, आज 31 से स्टार्ट करेंगे। और मैं CDS 1 2026 का 25, 24, 30, 22, 21, 20 मैं सबका पेपर एनालिसिस करवाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन डायरेक्ट टिक नहीं मारते हैं, उसको मैं समझाता भी हूँ, उसे रिलेट भी करते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 31 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग देखिए और बताइए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें बताना है कि सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ऑप्शन 1 में है पाइथन, ऑप्शन 2 में है जावा, ऑप्शन 3 में x86 और ऑप्शन 4 क्या है आपका दिया हुआ है MIPS। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर बताइए। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो CDS वाले एस्पिरेंट कम ही पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सब आपको CAPF में ज़्यादातर दिखने को मिलता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 31 समझिए। कंप्यूटर का लैंग्वेज आपको पूछ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का आपका लैंग्वेज जब पूछ रहा है तब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है पाइथन होगा, नहीं होगा, कट कर देंगे, पाइथन नहीं होगा। अच्छा, जावा होगा, बताइए। जावा भी नहीं होगा। क्या होगा, ये होगा और एक MIPS होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 31 का 31 का क्या हो जाएगा। C इज़ द करेक्ट आंसर। मैं बताया हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज पूछ रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या है यार, असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें पाइथन नहीं होगा, जावा नहीं होगा, क्या होगा x86 और MIPS इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है तो मुझे भी नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, इसको रट लेंगे, यही काफ़ी है। ठीक है, इसमें फिर क्वेश्चन आपको हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, मस्त यार, इतना बढ़िया समझाएंगे कि आप क्या बोलोगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन है क्या बोल रहा है, इट इज़ एन अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम ARM। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम ROM। ऑप्शन सी क्या, इट रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। ऑप्शन डी क्या, इट इज़ नॉन वायलेट मेमोरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें गलत है, रॉन्ग बताना है। पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैश मेमोरी के बारे में, कि कौन सा आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का मैं बता देता हूँ, इट इज़ एन अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम ROM, राइट आंसर। राइट आंसर हो गया। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम ROM, ये भी सही है। इट इज़ रिटेन डेटा विदाउट पावर, ये पावर क्या बोला, इट रिटेन डेटा विदाउट पावर, ये नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए कौन सा गलत होगा, ये रॉन्ग पूछ रहा है ना। इट इज रिटेन विदाउट पावर, ये भी सही है। इट इज़ नॉन वायलेट वायलेट मेमोरी, ये भी सही है। कौन सा इसमें से गलत है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का बताइए। ये नहीं होगा, याद रखिएगा। इट इज़ एन अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम ROM, ये नहीं होगा। ये फ्लैश मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, समझे। ठीक है, नोट बताना था ना, ये नोट बताना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज
स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट फिर पूछ रहा है कौन सा, इन रिगार्ड टू UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम, UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा गलत है। इट इज़ रिटेन इन सी, ये क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सही है भाई। रिटेन को सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटेन इन सी में लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अब इट इज़ पोर्टेबल टू अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर, ये भी सही है। इट इज़ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। इट कांट बी टाइम शेयर बाय सेवरल यूजर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। इट कांट बी टाइम शेयर बाय सेवरल यूजर्स, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। UPSC एस्पिरेंट है तो सेवरल हो गया, ओनली हो गया, ठीक है। ये सब पे तुक्का आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इस वर्ड को देखकर मैं तुक्का में लगा देता हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं होगा, आप कितना भी बढ़िया प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन आपको अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे और ये क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे, तो वहाँ पे आप कुछ न कुछ आपको लगाना ही पड़ेगा, रिक्स लेना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। बिना रिक्स का आप सोचिएगा मैं जो पढ़ा हूँ एकदम क्वेश्चन 45 वो 45 तक एकदम 50 क्वेश्चन सही कर देंगे, जीके में हो गया एकदम गिन के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये रियलिटी है एग्ज़ाम का, आपको रिक्स लेना पड़ेगा, जिसका राइट हो जाता है उसका एग्ज़ाम निकल जाता है। दिस इज रियलिटी फॉर जीके सब्जेक्ट के लिए मैं बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन इन MP3 कॉपरेशन स्कीम 60 मिनट्स ऑफ म्यूजिक कैन बी स्टोर्ड इन अबाउट। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए। इसका आंसर 50 MB होगा, आपको रटना पड़ेगा। ये देखिए, MP3 कंप्रेशन स्कीम में 60 मिनट ऑफ म्यूजिक कैन बी स्टोर्ड इन अबाउट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 MB। आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्या बोल रहा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इज प्राइमली यूज इन, जब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इज प्राइमली यूज किस में करते हैं, एक्सरे में करते हैं, या मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या कलर जीरोक्स किस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। जीरोक्स को हम पहले काट देते कि सर जीरोक्स नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा। एक्सरे तो कोई ज़िंदगी में नहीं होता, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल कम्युनिकेशन, यही दोनों में आप लोग फंसते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी यूज, तो आप मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन का करते हैं। आप ऐसे भी आप लगा सकते हैं, तो का जब मानिएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें याद रखिएगा कि जो न्यू ऑप्शन देखे, कुछ न्यू ऑप्शन देखे, आपको लगे कि ये ऑप्शन न्यू है, तो आप उस पर खेल सकते हैं। जो मैं एनालिसिस किया हूँ UPSC का पेपर CDS का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, बता सकते हैं। कंप्राइजेज के साथ आप ऑफ यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बजट 2025 से 26 तक यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस पे सबसे ज़्यादा था, ये बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन पूछ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ था, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्च करना। एक्सपेंडिचर का आप बता सकते हैं कि सिनोनिम में क्या होगा, सिनोनिम्स में ये आया हुआ है NDA में, पहले आया हुआ था जब हम मैं प्रिपरेशन करता था, उस समय में एक्सपेंडिचर का सिनोनिम पूछा हुआ था। एक्स्ट्रावेगेंट, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36।
इंटरेस्ट पेमेंट, ये CDS में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस पैटर्न पे, और ये ऑप्शन ही मुझे याद है, यही ऑप्शन भी राइट था, इंटरेस्ट पेमेंट वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइज द मेजर पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन बजट 2025-26 यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा आंसर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सा योजना बोल रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ऑप्शन ये दिया हुआ है आपके सामने में, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इट्स प्रोवाइड क्या है प्रधानमंत्री बीमा मतलब फसल योजना जो है, प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेड नेचुरल रिस्क। ये तो लाइन आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि सही होगा, अगर कैसे सही होगा बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो हम किसान है तो बीमा कोई भी UPSC में याद रखिएगा, कोई भी करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव जो आंसर होता है वो राइट होता है। तो क्या बोल रहा है कि रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप डैमेज, किसान के लिए जो योजना निकाला है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये तो फसल से आपको किसान से रिलेटेड है, तो फसल बीमा योजना क्यों निकलेगा जब तक उसमें कोई चीज़ से मतलब कि जब गवर्नमेंट किसान को फ़ायदा पहुंचाएगी इसलिए निकाला है ना। तो जो क्रॉप डैमेज होगा उसके लिए निकाला था, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए निकाला हुआ था कि जब उससे मतलब डैमेज होगा उसके लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निकाला है। ये तो राइट आंसर हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 2 देखिए क्या है। 2 देखिए, प्रधानमंत्री प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन कैश डेथ ऑफ इंश्योर, प्रधानमंत्री प्रोवाइड करता है रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंस। ये तो गलत हो जाएगा, इधर रॉन्ग आंसर। कैसे आप सर बताइए रॉन्ग होगा, क्योंकि फसल बीमा योजना निकालना है, बोल रहा है डेथ ऑफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपया, तो देखने पढ़ने से लग रहा है कि गलत हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, 2 गलत हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो भाई 100% सही होगा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दे रहा है तो सही होगा। फिर बोला प्रोवाइड कवरेज ऑफ 2 लाख कम्प्लीटली डिसएबिलिटी टू इंश्योर, क्या भाई ऑप्शन दे रहा है, डिसएबिलिटी क्यों दे दिया? कंप्लीट डिसएबिलिटी 2 लाख के लिए इंश्योर, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 सही हो गया और ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? 37 का C, 1 एंड 3 सही हो जाएगा, 1 एंड 3 सही हो जाएगा, ये सही होगा 1 एंड 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करिए, समझिए। क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में कौन सा सही है? अब नीचे पहले देख लो, ऑप्शन 1 है, 3 है, 2 एंड और 3 है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। चलिए करेक्ट बताना है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। सब पढ़ते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन वर्क प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशन। भाई डिसएडवांटेज क्यों होगा, यही इसी से हमें मार दूंगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो ठीक हो गया, ऑप्शन दूसरा पढ़ते हैं। जेंडर क्या बोला है यार, जेंडर इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट डायमेंशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए पहला क्यों होगा डिसवांटेज, इसमें वर्क प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशन बता दिया है, ये नहीं किया जाता है, ये सही हो जाएगा कि क्या बोल रहा है इसमें जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एम्पावरमेंट
लेबर डायमेंशन के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन 3 पढ़ते क्या है, द वैल्यू ऑफ GI रेंज 0 to 1 विद द जीरो इंडेक्टिंग women and men फ्रेंकली इक्वल इन ऑल डायमेंशन, ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में हेल्थ इम्पावरमेंट और लेबर मार्केट के डायमेंशन पे ये क्या डिसएडवांटेज के बारे में बता रहा है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन द वैल्यू ऑफ GI रेंज 0 to 1 बता रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो अब आपके अकॉर्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का C 2 and 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 आइए, क्या बोला है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर क्या करता है, इसे बताइए। ऑप्शन पहले आपको देख लीजिए सही से, एक मिनट, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए, बोला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज मेजर्ड बाय, इसमें किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहला हम नीचे से देखते हैं पढ़ के, मेजरिंग इनक्वालिटी एंड deprivation in respect wealth income and standard living dimension। measuring each ऑप्शन सी पढ़ते हैं, measuring each person poverty indicator health happiness and ownership of vehicle। चलिए, measuring each person separate efficiency indicator wealth income and standard living of dimension। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर बाय मेजरिंग ईच पर्सन ओवरलैपिंग deprivation across the indicator to health, education and standard living of dimension। So question number 39 का A is the right answer। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो मेजर किया जाता है आपका हेल्थ, देखो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ डायमेंशन का यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसी के आधार पर हम मेजर करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? ग्रीन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड या सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसीड फॉर इन्वेस्ट इन्वायरमेंटली, हम ये वर्ड पकड़ लिए, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, उसको कौन क्या कहलाएगा? कार्बन बॉन्ड, कोई ज़िंदगी में इसका आंसर ये एलिमिनेट कर सकते थे। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये तो इजीली में ऑप्शन लिमिट हो जाता है। अब हम फंसते ग्रीन बॉन्ड और क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड। ठीक है, आप ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में एग्जाम हॉल में फंसते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। तो आप इसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, इन्वायरमेंट तभी अच्छा होगा जब आप पेड़ पौधे हरा भरा लगेगा, उससे आप ऑप्शन को मार सकते थे, लेकिन ये मैं रहता तो ऑप्शन सी मारता एग्जाम हॉल में। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो क्लाइमेट क्रेडिट बॉन्ड नहीं होगा। यही तो यूपीसी का गेम है। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट, उसको आप कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कौन सा कहलाएगा? ग्रीन बॉन्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का इज द राइट आंसर। चलिए 41 पे चला जाए, बताइए 41 का बताइए, विच वन द फ्लोइंग सेक्टर इज इंक्लूड द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर इन इंडिया। इसको इंक्लूड किया गया है लिस्ट में सनराइज सेक्टर इन इंडिया में। 41 आपको हम बता दें कि सनराइज सेक्टर में इंक्लूड जो भी लिस्ट में किया गया है, आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को किया गया है। ये बी आंसर राइट हो जाएगा, 41 का बी आंसर हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंक्लूड किया गया है सनराइज सेक्टर में, याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंक्लूड किया गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 42, ये तो आपको आना चाहिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए आप। 42 है ना। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये मैं आपको अब देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे जाके मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ कि नहीं। मैं थ्योरी में इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू में ये क्वेश्चन सार्क का मैं बताया था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियान एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। इतना छोटा सा कोई भी एग्जाम होगा एसएससी बस यही पूछ देगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि विच द फ्लोइंग कंट्री वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउथ एशियान का मेंबर पूछ रहा है। इंडिया है साउथ एशियान का मेंबर? बिल्कुल है। नेपाल है। मालदीव है। अफ़गानिस्तान है या नहीं ये बताओ, सार्क का मेंबर अफ़गानिस्तान है। 42, अफ़गानिस्तान नहीं है। सार्क का मेंबर आपका इंडिया है, नेपाल है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान नहीं है, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, 4 जो होगा बेटा नहीं होगा, अफ़गानिस्तान नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सार्क का कौन कौन मेंबर है? इंडिया, नेपाल, मालदीव है, अफ़गानिस्तान नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो 43 पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस अ 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ रिलायंस इन प्लसेज विद द सोशल फोकस टू इंश्योर 100% ऑफ एमएसपी। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस 6 प्योर मिशन, जिसमें सेल्फ रिलायंस हो गया दाल पे। कौन कौन सा दाल में आ जाएगा? तूर, उड़द और मसूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का बी आंसर करेक्ट होगा। याद रखिएगा, तूर, उड़द, मसूर। तूर, उड़द और मसूर आपको ध्यान में आनी चाहिए। जब जब आप दाल खाओगे तब आपको तूर, उड़द और मसूर ध्यान में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आइए देखते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द नीचे ऑप्शन, चलो देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिफाइन डेट इन्फेंट मोरालिटी रेट के बारे में बता रहा है। इन्फेंट मोरालिटी रेट के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, याद रखिएगा मोरालिटी के बारे में क्या बोला? IMR इज एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट बोर्न टू वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम। रॉन्ग। IMR is the average number of born in 100 death before and attaining क्या बोल रहा है? 1 year of एज, ठीक है। इसको हम डाउट में ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। IMA इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year एज पर, ये तो गलत हो जाएगा। IMR इज द नंबर ऑफ डेथ इन्फेंट अंडर 1 year old पर 1,000 लाइफ विथ बर्थ इन ईयर। बिल्कुल इधर राइट आंसर। IMR इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year, 1 साल के नीचे वाला बच्चा है, पर 1,000 लाइफ बर्थ इन ईयर, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेंट मोरालिटी रेट की बात करेंगे तो, ठीक। आइए 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज स्टेट गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बोला है विच वन द फॉलोइंग इंडेक्स यूज टू एक्सेस द स्टेट ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी। सस्टेनेबल गवर्नमेंट इंडेक्स गलत, ई गवर्नेंस इंडेक्स गलत, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स गलत, गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगा। स्वामी विवेकानंद स्पीच इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893 ओपन विथ
Which of the following words? Sister and brother of America, dear citizen of the world, brother and sister of the world, esteemed brother and sister. तो याद रखिएगा बेटा, esteemed brother and sister रॉन्ग हो जाएगा। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द वर्ल्ड ये तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। डियर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये भी गलत हो जाएगा। ये तो सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ये होगा। स्वामी विवेकानंद जो स्पीच दिए थे पार्लियामेंट में शिकागो 1893 में, तो सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका ये वर्ड यूज किए थे, ना कि डियर सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। एक रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ए आंसर होगा। 47 है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय गांधी जी हिज राजगुरु इन मई 2015। बताइए कौन बुलाया था गांधी जी को राजगुरु इन मई 2015 में। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे बताइए ज़रा, इतना तो आपको बेसिक पता होगा। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था समझते हैं। गांधी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय गांधी जी हिज राजगुरु इन मई 1915 में, तो कौन बुलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बोल रहा है। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। सही है। अरविंदो घोष वाज इन द फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट ऑफ टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कैरिंग इज बियॉन्ड द प्रोग्राम ऑफ जस्ट स्वदेशी एंड बाइकआउट टू फुल फ्लीज इन पोलिटिकल मास स्ट्रगल। ये भी स्टेटमेंट राइट है। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको उपेंद्र जी का जो बुक है उनमें ये देखने को मिलेगा। देखिए ऑप्शन में ये भी याद रखिएगा कि अगर ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो और ऑप्शन में बोथ दिया हुआ है तो आप बोथ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट हैड जेनेसिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच क्या बोल रहा है, विच वाज स्टार्टेड टू अपोज ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। बिल्कुल स्टेटमेंट सही और सेकेंड ऑप्शन भी सही है। इसलिए मैं क्वेश्चन 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ राइट हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, अब मज़ा आएगा। 49 पे आइए। देखिए पढ़ते हैं, पढ़िए क्या बोल रहा है कि विथ रिफरेंस टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ, क्या बोल रहा है, रुद्रामन। ये याद रखिएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा। रुद्रामन के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है। और ये भी याद रखिएगा यूपीएससी नॉट करेक्ट भी देते हैं यहाँ पे, लेकिन करेक्ट पूछा है, हमको सही बताना है। ठीक है तो बोल रहा है कि द फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज तुलसी एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत। ऑप्शन सही है गलत है बताइए। बताइए 49। रुद्रामन जूनागढ़ के बारे में इंस्क्रिप्शन है। तो पहला क्या बोल रहा है कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इज खरतोसी एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत। गलत हो जाएगा, गलत होगा, एक मिनट, गलत हो जाएगा।
बोलिएगा सर गलत क्यों आप कर दिए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में याद रखिएगा बेटा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में प्राकृत में नहीं लिखा गया था, किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, याद रखिएगा। जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन जो था खरतोसी एंड इसमें लिखा गया था आपका संस्कृत में लिखा गया था, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, सुनो ध्यान से और ऐड कर लो कॉपी में। एक था एग्जाम में ये भी आ जाता है, बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट नन फॉर, बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट जो नन फॉर किसको नाम से जानते हैं? बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट को, एक मिनट बता देते हैं। बोवर के बारे में पूछेगा, बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछेगा, बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर मेडिसिन हो जाएगा। बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछेगा तो मेडिसिन होगा। लेकिन एक पूछेगा बक्साली मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछेगा तो मैथमेटिक्स आंसर होगा। बस इतना याद रखना है। सर आपको पूछेगा जूनागढ़ के बारे में तो संस्कृत में लिखा गया था और खरतोसी में लिखा गया था, आंसर याद रखिएगा। दूसरा में पूछेगा कि बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, तो बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट में याद रखेंगे क्या? मेडिसिन आपको ध्यान में चाहिए। बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट से का ध्यान में आएगा, मेडिसिन ध्यान में आएगा, बहुत बढ़िया। एक वक्साली मैन्यूस्क्रिप्ट था, वो मैथमेटिक्स में लिखा गया था, और एक था ये दो याद रखिएगा, और जूनागढ़ को संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि प्रकृत दिया था, बहुत बढ़िया। चलो और दूसरा पढ़ते हैं, द इंस्क्रिप्शन ऑफ records and restoration called Sudarshan Lake is the inscription the record of restoration of reservoir is called Sudarshan Lake। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ठीक है, it is an undated inscription, भाई ये गलत हो जाएगा। ये 40 ये ऑप्शन 2 ओनली सही होगा, 1 and 3 रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा सही होगा आपका? ओनली 2 होगा, अनडेटेड डिस्क्रिप्शन ये गलत हो जाएगा, समझे? 49 का आपको समझ में आ रहा है? चलो 50 का देखो, क्वेश्चन नंबर 50 का देखो। अभी हम बताए हैं और आ भी गया है एग्ज़ाम में। 50 का हम बताते हैं, 50 का हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझो। 50 में द बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट इज नॉन फॉर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ सब्जेक्ट इन एनशिएंट एशिया। बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट के अभी बताए ना यार, बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट का बताओ अभी बताएं, किसमें लिखेंगे? अरे बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट को मेडिसिन में लिखेंगे। मैथमेटिक्स को किस में लिख रहे थे? बी इसमें लिख रहे हैं बक्साली, BAKSHALI, बक्साली में लिखेंगे। जूनागढ़ को संस्कृत में, बोवर को मेडिसिन में और बक्साली को मैथमेटिक्स में, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये तो आप इजली में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। समझ में आ गया? बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट किस में लिखेंगे? मेडिसिन में। चलो 50 आगे समझ में, 51 पे चलते हैं। Which one of the following only Indian member to present when the vernacular press bill come after legislative council में? याद रखिएगा, बोला कौन सा जो इंडियन थे जो प्रेजेंट थे वर्नाकुलर प्रेस बिल में जब कम ऑफ आफ्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल में? आपको बताइए 51 का बताइए क्या होगा? 51 का आंसर का आपका हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। आज जो बसोली पेंटिंग किसका था बता सकते? बसोली पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, सबको ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर कौन हो जाएगा? ज्योतिंदर मोहन टैगोर आंसर सही होगा, याद रखिएगा। वही ओनली इंडियन थे जो वर्नाकुलर प्रेस बिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए थे। इसका नाम क्या था? ज्योतिंदर मोहन टैगोर, याद रखिएगा 51 का आंसर। चलिए 51 हो गया, 52 पे आइए। 52 में ये क्या बोल रहा है? विच रिफरेंस टू, क्या बोल रहा है? रानी कुंभा केव के बारे में पूछ रहा है। रानी कुंभा केव के बारे में कि कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। रानी कुंभा केव के बारे में बता रहा है, रानी कुंभा केव के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग पहले सॉल्व करिए। रानी कुंभा केव के बारे में
पहला पढ़ते हैं। रानी कुंभा इज प्लेन एंड कंटेन नो मुरल और स्कल्पचर। भाई नो नहीं, यही तो स्टेटमेंट गलत कर दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। रानी कुंभा इज टू एस्ट्रॉयड, ये सही है, और नो नहीं होता तो ये स्टेटमेंट से होता है। रानी कुंभा कंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, याद रखिएगा। रानी कुंभा कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड, ये बताइए, कंसिस्ट ऑफ ओवल कोर्टयार्ड। 52, ये ऑप्शन सही है, गलत हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन 2 मल्नी राइट हो जाएगा। और रानी कुंभा के कंसिस्ट ऑफ ओवल कोर्टयार्ड नहीं होगा। चलिए हो गया 52। 53 में आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या क्वेश्चन है। द मिसोलिथिक साइट ऑफ बैगोर, याद रखिएगा, द मिसोलिथिक साइट ऑफ बैगोर द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंट साइट्स इट लोकेटेड इन, कहाँ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, याद रखिएगा, मिसोलिथिक साइट जो बैगोर का था कहाँ था, राजस्थान में था, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं मिसोलिथिक साइट ऑफ बैगोर का, कहाँ पे था, राजस्थान में था, ठीक है। एक था एग्जाम में से पहले आया था आदमगढ़, याद रखिएगा, आदमगढ़, क्या लिख देंगे बेटा, आदमगढ़ का कहाँ था, एमपी में था, कहाँ पे था, आदमगढ़ का एमपी में, ये भी याद रखिएगा। मिसोलिथिक साइट ऑफ बैगोर का राजस्थान में था, और आदमगढ़ का कहाँ था, एमपी में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आपका ये क्या बोल रहा है। एक्सटेंसिव पिट ड्रिलिंग हैव आइडेंटिफाइड 2 न्यूथोलिटिक साइट, बताइए, पिट ड्रिलिंग हैव एंड आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, 2 न्यूथोलिटिक साइट। क्वेश्चन नंबर 54। इसका आंसर हो जाएगा बुर्जुम एंड गफ कराल, याद रखिएगा, बुर्जुम एंड गफ कराल हो जाएगा न्यूलिथिक साइड से। तो बोलिएगा सर न्यूलिथिक साइड में और क्या, बताइए। न्यूलिथिक साइड में से पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था, एक था उतनूर, ऑप्शन में उतनूर कहाँ है बताइए। उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में, उतनूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आप याद रखिएगा। न्यूलिथिक साइड से बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, उतनूर कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था। और जो आइडेंटिफाई किया गया था पिट ड्रिलिंग का, बुर्जुम एंड गफकरल, ये राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन 55, द क्या बोला है, कैलोलिथिक आहार कल्चर के बारे में बोला, आइडेंटिफाई करिए कौन सा रिवर वहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए वहाँ पे बानस और बिराज रिवर सिस्टम ये था, बानस और बिराज रिवर सिस्टम था, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। क्या है, कैलोलिथिक आहार कल्चर में जो आइडेंटिफाई किया गया था कौन सा रिवर, बानस और बिराज रिवर सिस्टम। अभी हम आपको बताए थे कि जो नया ऑप्शन देखिए बिराज रिवर सिस्टम, हम भी नहीं पढ़े थे, जो ऑनेस्टी के साथ बताए थे, बिराज रिवर सिस्टम ऑप्शन नया देखेंगे तो हम इस पर जरूर खेलेंगे, ठीक है, बताए थे ना थोड़ा देर पहले, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखा जाए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूलिथिक साइट, फिर पूछ दिया न्यूलिथिक साइट के बारे में। अभी हम बताए हैं ना बेटा, क्या होगा, उतनूर के बारे में बताया था। उतनूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। आइए 57 पे चलते हैं। ड्यूरिंग क्या बोल रहा है 100 BC टू वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इंडियन मेरीटाइम ट्रेड लिंक हैज़ बीन फ्रॉम विच ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन के साथ CDS में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। 57 का बताइए। ये सेम ऑप्शन दिया हुआ था, इंडियन मैरीटाइम लिंक जो कोरोमंडल कोस्ट पे है, आपको ध्यान में आनी चाहिए कौन सा है, अरिका मेदु, इसको क्या पढ़ेंगे, अरिका मेदु इज द राइट आंसर।
समझे। इंडिया मेरीटाइम ट्रेड लिंक जो था, क्या देखिए कोरोमंडल कोस्ट पे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अरिका मेडू। कौन सा मेडू, अरिका मेडू, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो 58 का ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। चलो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 58। अभी हम क्या बताएं कि जो ऑप्शन देखना है उसमें सी मार देना है, पहले पढ़ लेंगे, सीधे मारेंगे नहीं, पहले पढ़। द गुप्ता किंग एज्यूम इम्पीरियल टाइटल सच एज महाराजा, धीराजा, प्रमा, भट्टाकारा एंड परमेश्वरा। ये हमको देखने से ही लग रहा है कि ये राइट होगा, ऐसे भी मारेंगे राइट, फिल हो चाहे नहीं हो, ऑप्शन सी पे हम जाएंगे। द गुप्ता किंग ऑल्सो कनेक्टेड themselves with the god through Ifati and Parma देवी, दैवता एंड परमा भगवत। ये भी ऑप्शन देखने से लग रहा है, इसलिए दोनों करेक्ट आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए 58 का कौन सा आंसर सही होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। सी पे जाएंगे, सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई 59 ये तो आपको सही होना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हु वाज द ऑथर बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रियाहाला, याद रखिएगा, रिटेन इन अरेबिक में लिखा था, प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट इन इंडिया। कौन सा था, इबन बतूता, आपको ध्यान में आनी चाहिए, वही। हु वाज ऑथर, कौन ऑथर थे जो बुक ऑफ ट्रैवल कॉल्ड रियाला लिखे थे, इसे आप पकड़ सकते थे। कौन सा, अरेबिक में लिखे थे, एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट इंडिया। कौन थे, इबन बतूता, राइट आंसर हो जाएगा। चलो 60 में चलते हैं। द 12th century witnessed or emerge of new movement in Karnataka led by Basavana, who was minister in court of Kalachuri ruler, his followers known as, ये मेरे से भी नहीं बनता, न इसमें ऑप्शन लिमिट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है यूपीसी का जो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप नहीं मार सकते हैं, तो कम मारिएगा, 1/3 निगेटिव है तो गलत भी हो जाएगा और सही में से नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा, क्या नाम है, वीर शवाश, ये हो जाएगा वीर शवाश, ये द राइट आंसर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 61 आइए, ऑप्शन देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 61 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में। पहला देखिए कि स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, मतलब अच्छा ही चीज़ पूछा होगा, ये हमको ध्यान में पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, पहले पढ़ेंगे, आइए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय पावर ड्राइवन मशीनरी, बिल्कुल सही होगा। रिवोल्यूशन तब कोई चीज़ में लाया जाता है जब किसी को कुछ को स्किप किया जाता है, ठीक, मतलब चेंज किया जाता है। ऑप्शन ए सही हमको लग रहा है। चलो, द इंडस्ट्रियल कंट्रीज बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द अदर कंट्री फॉर सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्री, बिल्कुल राइट है। द इंडस्ट्रियल कंट्री बिकेम द डिपेंडेंट, जब हम होने से अच्छा है, सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्री, इसके लिए भी सही है, अच्छा स्टेटमेंट लगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्री, बिल्कुल राइट आंसर। अरे हम कोई चीज़ को हम स्किप करते हैं, उसके लिए उसकी जगह पे हम जो चीज़ लाएंगे ख़राब तो लाएंगे, अच्छे लाएंगे ना, तो तीनों स्टेटमेंट हमको सही लगा, इसलिए तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। इसका आंसर 61 का आपका 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 61 का डी आंसर राइट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होगा, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव लगा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मारा हूँ।
ठीक है। चलो 61 हो गया, 62 में चला जाए। या विच ऑफ द फ्लोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट कौन सा मैच है बताओ। अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। जुगाड़ा, जुगाड़ा जो है याद रखिएगा, जुगाड़ा आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जुगाड़ा जो है आपका कर्नाटका में नहीं है, जुगाड़ा कहाँ है, उड़ीसा में है। जुगाड़ा आपका कहाँ है, देखो जुगाड़ा उड़ीसा में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बहापुर न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही है। रजुला मंडागिरी आंध्र प्रदेश में, सही है। इसलिए 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। जुगाड़ा कहाँ है, उड़ीसा में, याद रखेंगे। बहापुर कहाँ है, बहापुर आपका न्यू दिल्ली में है। और राजुला मंदागिरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान में आनी चाहिए। जुगाड़ा कर्नाटका में नहीं है बस। 62 हो गया, 63 का ये बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडो रोमन टाइटल, इंडो रोमन क्या है, ट्रेड, इंडो रोमन ट्रेड एंशिएंट इंडिया टॉड अरेरी, ऑरेरी, ऑरेरी है तो भाई पहला देखिए, इंडो रोमन ट्रेड के समय में, तो हम बेसिक सा ऑप्शन बनाते हैं। इंडो रोमन ट्रेड के समय में हम कैसे एलिमिनेट करते हैं बताते हैं। इंडो रोमन ट्रेड में परफ्यूम उस समय था भाई, उस समय के ज़माने में परफ्यूम नहीं था। चलो ब्लैक पेपर, पेपर तो भाई चाइना दिया था, इसे काट दिया। शराब उस समय इंडो रोमन के समय में, एंशिएंट इंडिया के समय में शराब का भी कोई इतना चर्चा नहीं था। कॉइन्स एक था, वही राइट आंसर होगा, याद रखिए कॉइन्स ही राइट आंसर होगा। इंडो रोमन ट्रेड में, एंशिएंट इंडिया में आपका कौन सा आंसर राइट होगा, कॉइन्स। चलो 64 का बताओ जरा। बसोली पेंटिंग के बारे में पूछा है। बसोली पेंटिंग के बारे में आपको पता है, बसोली पेंटिंग इंटेंस स्टाइल क्या है, और पेंटिंग एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ इंडिया। बसोली पेंटिंग से हमको हिमाचल प्रदेश ध्यान में आएगा। बसोली पेंटिंग से क्या ध्यान में आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश, ये राइट आंसर है, इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। चलो 64 हो गया, 65 में आते हैं। चलो 65 का बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल राइजेस फॉर मगध मोस्ट पावरफुल महाजन ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, बताओ। 65, 65 का आंसर बताइए। देखिए रीजनल और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्या मगध के समय में मोस्ट महाजनपद ड्यूरिंग 6th BC में, चलो सही मान लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू आयरन माइंस, ये भी सही मान लेते हैं। अब फिर क्या बोल रहा है कि एबिलिटी टू ऑफ एलिफेंट इन द रीजन, इस पर हमको डाउट होता, लेकिन ये आंसर सही है, इसलिए 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यूरिंग द 6th BC, तो रीजन ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सही आंसर है। एक्सेसिबिलिटी टू आयरन माइन सही है। और एबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन द रीजन, ये भी सही है। चलो 65 का डी आंसर सही हो गया। आते हैं अब 66 में। अब आगे ज्योग्राफी की दुनिया में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अबाउट ओरिजिन अर्थ प्रोड्यूसर इज करेक्टली मैच, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में कांत साहब बताए थे, बिल्कुल सही है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के बारे में कौन बताए थे, रसेल साहब बताए थे। अच्छा स्टार कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। छोड़िए आप लोग नहीं बताते, नहीं बताता हूँ। स्टार जो है बेटा आपका काउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। क्या है बोल रहा है, प्लेंटिसिमियल हाइपोथेसिस कौन दिया था, कैम्ब्रिल ने दिया था, ये सही। आपको इसको रटना होगा, इसमें समझाने कोई चीज़ ही नहीं है। गैसेस हाइपोथेसिस कांत दिए थे, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसेल दिए थे, और प्लेंटिसिमियल हाइपोथेसिस कैम्ब्रिल दिए थे। ये तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का 1 2 3 तीनों सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, ये मैं पढ़ाया हूँ।
यहाँ से मज़ा आएगा। क्या पता विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक के बारे में समझेंगे। इसके बारे में इग्नियस रॉक के बारे में समझिए और मज़ा से समझाएंगे। समझो, हम बात करते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं, पहले कहानी खोलते हैं इग्नियस रॉक के बारे में, समझ लो, ध्यान सुनना, हेडफोन लगा दो। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आप सर बताए इग्नियस रॉक को आप प्राइमरी रॉक बोलते हैं। इसको जो हम क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑन टेक्सचर, ये भी बहुत सही है। टेक्सचर डिपेंड ऑन साइज एंड अरेंजमेंट पे करते हैं। बहुत बढ़िया। जब ये इग्नियस रॉक याद रखेंगे, इतना चीज़ याद रखें पहले। अब इग्नियस रॉक में हम बताते हैं, इग्नियस रॉक में दो टाइप है, एक है इंट्रूसिव, एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। बहुत बढ़िया से आपने बताया, इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। तो इंट्रूसिव जब मैग्मा जब कूल डाउन हो जाती है और अंदर ही मतलब इन डेप्थ रहती है, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जब बाहर आ जाती है वही मैग्मा बाहर आ जाती है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो इंट्रूसिव में मिनरल्स लार्ज होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में मिनरल्स लार्ज होते हैं, एक्सट्रूसिव में स्मॉल होते हैं और स्मूथ होता है। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनते रहना। इंट्रूसिव का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, सिलिका, एल्युमिनिया और गैब्रू आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। आपने सर बताया कि ग्रेनाइट, सिलिका, एल्युमिनिया और गैब्रू आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। और एक्सट्रूसिव का बेसाल्ट, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट, सिलिका और मैग्नीशियम आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। ग्रेनाइट जो है बेटा, ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, आया हुआ था एग्जाम में। ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है और बेसाल्ट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट कैसा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बहुत बढ़िया। इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पुमाइट, टफ और पिगमेटाइट, ये सब इग्नियस रॉक का एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं होते, याद रखिए, इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं होते, इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं दिखता है, नो फॉसिल्स। ठीक है, इसमें लेयर नहीं देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक में लेयर देखने को नहीं मिलता है। और इसका नेचर जो होता है क्रिस्टलाइन होता है। कैसा नेचर होता है इग्नियस रॉक का? तो क्रिस्टलाइन होता है। बहुत बढ़िया। जब ये स्लो होता है, कूल्ड होता है, तो इंट्रूसिव में होता है और नीचे होता है। तो अगर जब ग्रेट डेप्थ नीचे होगा तो मिनरल्स जो होगा लार्ज हो जाएगा। और जब सडन कूलिंग होता है सरफेस पे तो स्मॉल बनेगा। सडन कूलिंग होगा सरफेस पे स्मॉल बनेगा, तो कूलिंग सरफेस होगा मतलब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। अब गजब लाजवाब बताएं सर इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक के बारे में आप सर लाजवाब बताएं, आपने पहले बताया सर इग्नियस रॉक में रेडियो एक्टिव डीके भी आपको ध्यान में चाहिए। आपने बताया इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके ध्यान में चाहिए, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव ध्यान में चाहिए। इंट्रूसिव में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्मा कूल डाउन होगा, स्लो होगा और मिनरल्स इसमें लार्ज बनेंगे इंट्रूसिव में, और स्मॉल किस में बन रहा है? एक्सट्रूसिव में बढ़ रहा है। एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट, सिलिका, मैग्नीशियम एग्जाम्पल में आ जाएगा, और इंट्रूसिव में ग्रेनाइट, सिलिका, एल्युमिनियम, गैब्रू आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट आपका एक्सट्रूसिव में है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं देता डायरेक्ट इग्नियस रॉक का डायरेक्ट एग्जाम्पल, तो ग्रेनाइट भी होगा, गैब्रू, बेसाल्ट दोनों आएगा। लेकिन अंदर में पूछ दिया कि बेसाल्ट कौन सा हो जाएगा, तो बेसाल्ट एक्सट्रूसिव में आ जाएगा। ठीक है सर, इग्नियस रॉक में आपको फॉसिल्स नहीं बनते हैं, लेयर्स नहीं बनता है और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। एक उसके अंदर का हम बता देते हैं, एक होता है हाइपर बेसल, एक होता है प्लूटोनिक। ये समझ लो, हाइपर जो बेसल होते हैं वो नियर टू अर्थ सरफेस पे होते हैं। हाइपर बेसल जो होते हैं नियर टू अर्थ सरफेस पे होते हैं, एग्जांपल में गैब्रू हो गया। प्लूटोनिक जो होता है डीप इनसाइड अर्थ, अर्थ के नीचे होता है, उसको प्लूटोनिक बोलते हैं, जो एग्जांपल में आपको ग्रेनाइट आ गया। ठीक, अब सॉल्व करिए, अब समझ आएगा। इग्नियस रॉक के बारे में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 67। अब तो बता दीजिए, समझिए, करेक्ट बताना है। व्हेन मैग्मा कूल डाउन अर्थ इंटीरियर रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक। सही है। बेसाल्ट इज द टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अभी तो हम बताए हैं बेसाल्ट आपका क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। मोस्ट ऑफ मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक आर सिलिकेट। बताइए। यस, मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स है सिलिकेट
मोस्ट ऑफ मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक आर सिलिकेट, सही है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक अंडर गो लिथिफिकेशन नहीं होता है भाई, सेडिमेंट्री में होता है, सेडिमेंट्री में लिथिफिकेशन होता है, इग्नियस में तो नहीं हम पढ़ाए थे। मैग्मा कूल डाउन तो होता है और सरफेस पे इंटीरियर, द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। मोस्ट ऑफ मिनरल्स इग्नियस रॉक आर सिलिकेट, ये राइट, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 बेस्ट आंसर बताया है और इसका मैं सोल्यूशन भी बताया हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 का ये अब बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताइए, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। स्लेट किसका एग्जाम्पल में आएगा, स्लेट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, याद रखिएगा। एक सील होता है, सील आपका क्लास्टिक मिनरल्स होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। मेटामॉर्फिक रॉक किससे पहले होता है ये बताइए। समझो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बताते हैं। जब रॉक को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, बहुत बढ़िया, समझ चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक समझते हैं, आ जाओ। मेटामॉर्फिक रॉक में तो अंडर हीट, जब सुनो, मेटामॉर्फिक रॉक में इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री को अंडर ग्रेट एंड हीट एंड प्रेशर के साथ में जब ये चेंज किया जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अरे बहुत बढ़िया सर, जवाब। आप ये बताइए, लाल किला जो बनाया है, रेड फोर्ट जो बनाया है, कौन सा रॉक उसमें यूज हुआ है, सेडिमेंट्री, इग्नियस या मेटामॉर्फिक, ये बताइएगा। और ताजमहल में कौन सा हुआ। तो मेटामॉर्फिक में हीट भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, याद रखिएगा। मेटामॉर्फिक में सॉल्यूशन भी होगा, प्रेशर भी होगा, पीवीटी, और वॉल्यूम भी होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों होता है, हीट भी होता है, कंप्रेशन, सॉल्यूशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में डिकम्पोजिशन नहीं होता, याद रखिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में डिकम्पोजिशन नहीं होता है, बहुत बढ़िया। मेटामॉर्फिक रॉक में याद रखिएगा रिक्रिस्टलाइजेशन होता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें फ्लोनेशन और बैंडिंग होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा आपका सर, फ्लोनेशन भी होगा और बैंडिंग भी होगा, बहुत बढ़िया। इसमें जीनोसाइड हो गया, सेनाइट हो गया, एग्जाम्पल हो गया मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म इग्नियस रॉक, ये राइट सही है। मेटामॉर्फिक जो रॉक है फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक में, बिल्कुल सही है। और ये याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक में अब समझते हैं, समझिए कि क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। जब डायनेमिक, एक मेटामॉर्फिज्म पढ़िएगा, एक है थर्मल मेटाफॉर्मॉर्फिज्म, एक है कॉन्टेक्ट मेटाफॉर्मिज्म, एक है रीजनल मेटाफॉर्मिज्म। समझिए डायनेमिक मेटाफॉर्मिज्म क्या होता है, समझिए। जब मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रिगार्डिंग ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स विद इन रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना केमिकल चेंज का ओरिजिनल में जो चीज़ हो रहा है उसको बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, जो आपको अभी पूछा गया है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें केमिकल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर देखो 68 में अभी हम बता रहे हैं ना, 68 में समझो। इंटेंस हीटिंग इंट्रूड्स मैग्मा मेटामॉर्फिज्म ऑफ सराउंडिंग रॉक, प्रोसेस नन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म नहीं, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है ओरिजिनल मिनरल्स, जो ब्रेकिंग एंड क्रशिंग होता है विदाउट एनी केमिकल चेंज, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ये क्या बोला, मेटामॉर्फिक रॉक आज फ्रॉम इग्नियस रॉक, अभी जस्ट बताएं, ये सही हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी और समझो, ये हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म समझिए, एक समझ लीजिए थर्मल मेटामॉर्फिज्म, CAPF में कहीं पूछ दें, केमिकल अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, याद रखिएगा। केमिकल, इसमें केमिकल का यूज होता है, रिक्रिस्टलाइज का यूज होता है, उसको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, बहुत बढ़िया। एक होता है कॉन्टेक्ट मेटाफॉर्मिज्म में क्या होता है आप समझो, रिक्रिस्टलाइज, इसमें क्या होता है, रिक्रिस्टलाइज होता है अंडर हाई टेम्परेचर के साथ में, जब रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा अंडर हाई टेम्परेचर के साथ में उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेटाफॉर्मिज्म। रिक्रिस्टलाइज जब होगा टेक्नोइक शेयरिंग में तो उसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म, बस
मेटामॉर्फिक रॉक में एग्जांपल कौन आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा, स्लेट, सिचिथ, क्वार्टजाइट, सेल, जियोसाइट, ये सब ग्रेनाइट, ये सब आ जाएंगे किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए सही में, ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ ना।